हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे फिर से बात करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हैं, जो जो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग आज बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्द्रता क्या है, आर्द्रता क्या है और संघनन क्या है। संघनन, ठीक है। फिर बात करेंगे कि बादल जो होते हैं, मेघ, बादल या मेघ, इनका प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं। और फिर देखेंगे वर्षा, और वर्षा के प्रकार देखेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे जो इसी के अंतर्गत हम लोग शामिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्द्रता और संघनन से। तो सबसे पहले आर्द्रता देखते हैं कि आर्द्रता क्या होती है, ठीक है। आर्द्रता या नमी या ह्यूमिडिटी भी कहते हैं इंग्लिश में, ह्यूमिडिटी। क्या होती है आर्द्रता या नमी? सुने ही होंगे आप लोग, है ना। कहते हैं कि जब आप लोग कहते हैं कि आज नमी ज्यादा महसूस हो रही है हवा में, है ना। बरसात के मौसम में कहते हैं कि आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है, ठीक है। तो आर्द्रता क्या होती है? वायु में उपस्थित जो नमी होती है, वायु में जो उपस्थित नमी होती है उसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ठीक है ना। आप वायु में कैसे नमी उपस्थित होती है कैसे समझ सकते हैं इसको? आपको अगर जानना है, आपने किया भी होगा, आप शीशा लीजिए जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं रोज। इसमें अगर आप फूंक मारेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ धुंधला सा हो जाता है ना। आपके द्वारा फूके गए हवा से, मुंह से जो हवा निकलती है, वह जब इस शीशे में पड़ता है तो यहाँ पे आप देखते हैं कुछ नमी, मतलब अगर कुछ देर उसको छोड़ देंगे तो वहां पे फिर आप हाथ से छुइए तो आपको पानी पानी लगेगा। तो मतलब क्या है कि हवा जो है ना, जो वायु है, उसमें क्या होती है? नमी उपस्थित होती है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो ये नमी आती कहाँ से है ना? अगला प्रश्न तो ये हुआ, ठीक है भाई, आपने बताया हवा में नमी है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो ये नमी हवा में पहुंची कैसे? तो हम नमी हवा में कैसे पहुंची? जो जल होता है, जो पृथ्वी के सतह पर जल है ना, कुएं में है, तालाब में है, समुद्र में है जल, हर जगह जल है। जब सूर्य की किरणें क्या है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आपको बताया है कि तापमान बढ़ता है ना। तो सूर्य की किरणें पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो ये जो जल है, ये जल क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। तापमान बढ़ने के कारण जल का रूप जो है परिवर्तित होता है और यह किसमें बदलता है? जल वाष्प में, ठीक है। यही जल वाष्प जो है हवा में क्या होती है? हवा में मिल जाती है ना, हवा के रूप में। तो वही क्या है? नमी के रूप में देखने को मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। तो आर्द्रता का मतलब क्या हुआ कि जो हवा में नमी उपस्थित है वही क्या है? आर्द्रता, ठीक है। अब आर्द्रता हो गया, है ना। आर्द्रता बता दिए, कैसे आप दैनिक जीवन में समझ सकते हैं। आप एक शीशा लीजिए, ठंडियों के महीने में ज्यादा होता है ना, जब आप शीशे के सामने फूंक मारते हैं तो उसमें नमी नमी, या कांच में कहीं भी आप फूंक मारें तो नमी नमी की तरह, कुछ पानी की बूंदों की तरह वो होता है, उसको आप टच करेंगे तो गीला महसूस होगा। फिर अगला इसी में कॉन्सेप्ट है, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से समझिए। अगला जो हम लोग बात करेंगे, आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता समझ लिए क्या है, फिर हम लोग समझ रहे हैं आर्द्रता सामर्थ्य। सामर्थ्य, ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य। तो आर्द्रता सामर्थ्य क्या है? देखिए, आर्द्रता सामर्थ्य में एक निश्चित तापमान लीजिए, मान लीजिए ये एक बॉक्स में जो है, एक डब्बा है जिसमें क्या है? हवा भरी हुई है। इसी बॉक्स में हवा क्या है? भरी हुई, हवा भरी हुई है, ठीक है ना, जल नहीं, हवा। क्या है ये? हवा भरी हुई है इस बॉक्स में। इस बॉक्स का तापमान मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है,
और इसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। आयतन क्या है, फिक्स है, फिक्स है, निश्चित है। मतलब क्या है कि इस बॉक्स में जितनी हवा है इतनी ही हवा रहेगी, इसमें ज्यादा या कम हवा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस समय पे इस बॉक्स में जितनी भी हवा है तो उसका आयतन फिक्स है, इसका तापमान भी फिक्स है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब तापमान निश्चित है और आयतन निश्चित है, तो इस हवा में, ये जितनी भी हवा है, इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम अधिकतम अधिकतम जितनी आर्द्रता आ सकती है, जितनी नमी इस हवा में समा सकती है, आ सकती है, उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। मतलब फिर से सुनिए, हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में हवा भरी हुई है, इसका निश्चित तापमान है, तापमान निश्चित है, ध्यान रखिएगा, निश्चित तापमान है, आयतन भी निश्चित है, ठीक है। मतलब आयतन निश्चित का मतलब जितनी हवा है उतनी है। तो इस हवा में ही तो नमी जाती है ना, हवा में ही तो नमी मिलती है। तो जो जलवाष्प है, जो जलवाष्प है वो कितना मैक्सिमम इस हवा में, जितनी हवा है यहाँ पे, कितना इसमें जाके समाहित हो सकती है, मिल सकती है, मैक्सिमम जलवाष्प कितना इसमें मिल सकता है, वही जो अधिकतम जलवाष्प जो इसमें मिल जाएगा उसकी कुछ मात्रा होगी, उसी को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण यूज होगा। तो आर्द्रता सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब जानते हैं ना, शक्ति, क्षमता कहते हैं, तुम्हारा सामर्थ्य कितना। तो आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब है कि किसी निश्चित वायु में कितनी नमी उसमें समाहित हो सकती है, उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। मतलब मैक्सिमम कितनी नमी ये सोख सकता है, यह इतनी वायु, एक निश्चित वायु कितनी नमी सोख सकती है एक निश्चित तापमान पर, उसी को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। फिर इसी से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। इंग्लिश में कहते हैं इसको एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये क्या है, जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया था आपको, है ना, कैसा, आर्द्रता सामर्थ्य का, ठीक है। तो सेम वही एग्जांपल के समझिए, अभी एक बॉक्स लिए थे, उसमें कुछ हवा भरी हुई है ना, इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है। तो इसमें हम आपको अभी बताए थे कि इसमें मैक्सिमम कितनी नमी आ सकती है, वही आर्द्रता क्या होता है, सामर्थ्य कहलाता है। लेकिन जब इसमें जितनी हवा भरी हुई, जब इसमें हवा भरे, मान लीजिए बॉक्स में कितनी हवा उपस्थित है, तो जितनी भी हवा उपस्थित है उस समय पर इसमें अपने से कुछ न कुछ आर्द्रता रहती है। वो जो अपने से निश्चित रूप में जो आर्द्रता उपस्थित रहती है ना, जो वास्तव रूप में उपस्थित है, उसी को क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। आर्द्रता सामर्थ्य में क्या देखे थे कि एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित आयतन पर जितनी हवा में आर्द्रता आ सकती है, मतलब इसको आर्द्रता आप देते जाइए और वो सोखता जाए, आर्द्रता देते जाइए, सोखता जाए, तो जितना यह आर्द्रता को ग्रहण कर सकता है वही इसका आर्द्रता सामर्थ्य है। जैसे आप अगर यह तय करना हो कि एक व्यक्ति ए है, वह कितना वजन उठा सकता है, तो उसको आप डायरेक्ट तो ही 100 किलो नहीं दे देंगे कि पता चल जाए। आपको अगर पता करना है मैक्सिमम कितना, तो आप 10 देंगे, 10 केजी, फिर 20 केजी, फिर 30 केजी, और मान लीजिए मैक्सिमम 50 केजी, फिर आपने 51 केजी दिया तो वो नहीं उठा पाया, तो मतलब क्या है कि 50 केजी की क्षमता है उसको उठाने की, तो ये आर्द्रता सामर्थ्य है, ठीक है। लेकिन ए व्यक्ति वर्तमान में कुछ सामान लेके जा रहा है 5 किलो का, तो वर्तमान में उसके पास जितना वजन है वो 5 ही किलो है ना, उठा तो वो 50 किलो सकता है। तो जो वर्तमान में है वही निरपेक्ष है, और जो उठा सकता है वो उसका सामर्थ्य। ऐसे ही हवा के साथ है,
हवा में जो अपने से वर्तमान में उपस्थित नमी होती है उसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और मैक्सिमम वही हवा कितना ग्रहण कर सकती है वो क्या है, आर्द्रता सामर्थ्य है। ठीक है, फिर अगला हम लोग देखते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से हम लोग अभी संघनन समझेंगे, इसी से समझेंगे कि बादल कैसे निर्मित होते हैं। तो ध्यान से सुनिए इसको। जो सापेक्षिक आर्द्रता है, सिंपल सा सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब है कि यह निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य का क्या होती है, अनुपात होती है। इसका एक सूत्र होता है, सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। ठीक है, ये सिंपल सा है सापेक्षिक आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात। तो कैसे समझेंगे, क्या मतलब है इसका। ठीक है, देखिए निरपेक्ष आर्द्रता मतलब बता चुके हैं कि एक निश्चित तापमान और निश्चित आयतन में कोई वायु उपस्थित है ना, इसमें जितनी नमी वास्तव में है वह क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, वास्तव में जितनी नमी है उपस्थित है किसी समय में, और उसी समय में अगर मैक्सिमम ये जितना नमी को ग्रहण कर सकती है वो क्या है, आर्द्रता सामर्थ्य। ठीक है, तो इसी का अनुपात क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता है। जब यह सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, ठीक है, 100% अगर सापेक्षिक आर्द्रता हो जाए, मतलब इसका क्या है कि अगर इस वायु में 100% सापेक्षिक आर्द्रता हो जाए, है ना, तो यह वायु क्या कहलाती है, संतृप्त कहलाएगी। और इस वायु में जब संतृप्त हो जाएगी तभी इसका संघनन क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, तो सापेक्षिक आर्द्रता 100% कैसे होगी, सापेक्षिक आर्द्रता 100% तब होती है जब निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य का जो मान है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और कितना बचेगा, केवल 100% बचेगा। ठीक है, तो जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी। 100% कब होगी, जबकि निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। बराबर होने का मतलब क्या है, इसको समझिए, कैसे बराबर होने का मतलब। देखिए सिंपल सी बात है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां पे इतनी हवा उपस्थित है, ठीक है, इस डब्बे के आकार में उपस्थित है, समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे एक डब्बे में इतनी हवा उपस्थित है। ठीक है, तो जो इस हवा का क्या है, आर्द्रता सामर्थ्य है ना, इस तापमान पर, यहाँ पे कुछ निश्चित तापमान है ना, निश्चित तापमान है और निश्चित वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो इस हवा का निश्चित तापमान और निश्चित आयतन में जो इस हवा में नमी उपस्थित है, अभी उपस्थित है जितनी नमी, वह क्या है, उसका निरपेक्ष आर्द्रता है। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता है इस समय पे जो नमी उपस्थित है इसमें, और इसकी कुछ आर्द्रता सामर्थ्य भी होगा, मैक्सिमम कितनी नमी ये ग्रहण कर सकती है वो भी कुछ होगा। तो क्या होता है कि आर्द्रता सामर्थ्य में जब टेम्परेचर, आर्द्रता सामर्थ्य जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तापमान पे निर्भर करता है। अगर तापमान बढ़ता है तो आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या होता है, बढ़ता है।
ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगा, और जस्ट इसी का उल्टा होगा, अगर तापमान घटेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। कैसे होता है ये? जैसे ही तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से आयतन जो है बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। गैसों का आयतन बढ़ जाता है तापमान मिलने से, और जब आयतन बढ़ जाता है तो गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो जब गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं तो उनमें नमी को धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब ज्यादा नमी धारण करेगा उसी को तो आर्द्रता सामर्थ्य कहेंगे। तो ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता आ गई, ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ता है और घटने पर क्या होता है, आर्द्रता सामर्थ्य घटता है। तो यहाँ पे उदाहरण हम लोग देख रहे थे कि कैसे ये बराबर हो जाता है। तो क्या मतलब होता है, हमने एक निश्चित तापमान और आयतन पर हवा लिया है और उसकी कुछ निरपेक्ष आर्द्रता है, मतलब इस समय पे इसमें कुछ नमी उपस्थित है, ठीक है। अब क्या होगा, यह हवा मान लीजिए गर्म होती है, गर्म होगी तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ती है तो आप जानते हैं, हम बताएं गर्म होती है तो हमारे ऊपर की ओर उठती हैं, है ना, क्योंकि उनका आयतन बढ़ता है। तो अब वही जो सेम हवा है, ये हवा जो यहाँ उपस्थित थी, इसका आयतन बढ़ गया है और यह थोड़ा ऊंचाई पे चली गई। अब जब ये ऊंचाई पे चली गई तो आयतन यहाँ पे क्या हो चुका है, आयतन बढ़ चुका है, ठीक है, आयतन बढ़ चुका है। और क्या हो चुका है, जब हवा नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करती हैं तो उनका तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। तो धीरे धीरे इसका तापमान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हम बताएं अभी आपको, जैसे ही तापमान कम होता है आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या होता है, कम होने लगता है। आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या होगा, कम होने लगेगा। जब तापमान कम हुआ ऊपर जाने पर गैसों का, और आर्द्रता सामर्थ्य भी कम होने लगा, मतलब कि अब इस हवा में जितनी नमी आ सकती है वो पहले की तुलना में कम आएगी। हवा वही है लेकिन अब इसमें नमी कितनी आएगी, वो कम आएगी। तो जब ये हवाएं ऊपर जाती हैं, इनमें मैक्सिमम पहले जो निरपेक्ष रूप में आर्द्रता थी, मतलब पहले जितनी आर्द्रता अपने से थी, जब ये ऊपर जाती हैं हवाएं, इनका जो आर्द्रता सामर्थ्य है या मैक्सिमम जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है वह क्या होती है, घटती जाती है। क्यों घटती जाती है, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाती है इनका तापमान कम होता जाता है। तो तापमान कम होने से यहाँ बताए हैं कि आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, कम होता जाएगा। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब इनमें जितनी उपस्थित है नमी और जितना ये मैक्सिमम ग्रहण कर सकती हैं वो दोनों बराबर हो जाता है। मतलब जितनी उपस्थित है उतना ही ये मैक्सिमम भी ग्रहण कर सकती थी। तो जब ये स्थिति होती है कि हवाओं में जितनी नमी है और वो जितना मैक्सिमम ग्रहण कर सकते हैं वो जितनी उपस्थित है उतना ही होती है, उसी को कहते हैं कि अब निरपेक्ष आर्द्रता क्या हो गई है, 100% हो गई है। मतलब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो गई है, मतलब निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य बराबर हो गए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हवा है वो हो जाती है संतृप्त। हवा क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। मतलब संतृप्त हवा होने का मतलब यह है कि अब इस हवा में और नमी क्या है, आ नहीं सकती है, ठीक है। तो हवा क्या हो गई है, संतृप्त। कब संतृप्त होती है, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाए। सापेक्षिक आर्द्रता 100% कब होता है, जब निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, बराबर हो जाता। भी समझाए हैं कैसे बराबर हो जाता, ठीक है। तो जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है और वायु क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 100% हो जाती है, तो जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, संतृप्त। और जब वायु संतृप्त हो जाती है तभी उसमें क्या होता है, संघनन शुरू होता है। संघनन शुरू हो जाता है। ये संघनन क्या है, संघनन कुछ नहीं है। संघनन ऐसा है
कि अभी जो हम आपको बताया था ना कि वायु है उसमें कुछ नमी होती है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो वो आर्द्रता क्या होती है? जल ही है, जल जल होता है, जल का तापमान बढ़ता है, यही वाष्प के रूप में गैसों में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, वही आर्द्रता है। और जब यही जो नमी है ये अपना रूप बदले और अभी जो गैस के रूप में था अब किस में हो जाए? जल के रूप में हो जाए या ठोस के रूप में हो जाए। ठोस के रूप में कैसे होगा? बर्फ हो जाएगा। द्रव के रूप में, जल के रूप। तो जो वायु में उपस्थित नमी है जब वह अपना रूप बदलती है और जल के रूप में या बर्फ के रूप में परिवर्तित होती है, उसी को संघनन कहते हैं। संघनन मतलब समझ रहे हैं ना? संघनन मतलब है कि वायु में जो उपस्थित नमी है वह जल के रूप में या बर्फ के रूप में परिवर्तित होती है, उसी को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, और यह संघनन एक निश्चित तापमान पर होता है। यह जो संघनन है ये एक निश्चित तापमान पर होता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए, फिर से एक उदाहरण समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसका बार बार हवाएं जो है, हवाएं मान लीजिए गर्म होकर के ऊपर उठ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हवाएं हैं ना, और उन हवाओं में जो यहाँ पे इस समय पे जो हवाएं यहाँ नीचे आपको दिखा रहे हैं, इसमें कुछ नमी उपस्थित होगी, उसी को कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, और ये जो हवाएं हैं इनकी कुछ मैक्सिमम क्षमता भी है कि वो कितना नमी ग्रहण कर सकती है, वो उनका आर्द्रता सामर्थ्य मैक्सिमम जितना वो ग्रहण कर सकती है। नहीं अभी अभी जितना है उसको क्या कह रहे हैं? निरपेक्ष कह रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम वो कितना ग्रहण कर सकती है वो आर्द्रता सामर्थ्य है। अब ये हवाएं गर्म है तो ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती हैं इनका तापमान कम होता जाता है। तापमान कम होते होते एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसा तापमान मिलता है, उस तापमान पर जो इन हवाओं की जो निरपेक्ष आर्द्रता थी, जो वास्तव में इनकी जो आर्द्रता थी जितनी है इसमें, और उस तापमान पर जितना ये मैक्सिमम नमी ग्रहण कर सकती है, जितना है और जितना मैक्सिमम ग्रहण कर सकती है, दोनों बराबर हो जाए। तो ये जो तापमान है ना, जिस तापमान पे निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, इस तापमान को कहते हैं कोसांक। क्या कहते हैं? कोसांक। कोसांक कहते हैं, कोसांक बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं? इस तापमान को जिस तापमान पर हवाएं ऊपर जाती हुई निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य बराबर हो जाता है। तो जब ये होगा आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता बराबर, मतलब सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। और ऐसे में वायु क्या हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी। और संतृप्त हो जाएगी तो इस हवा में जो भी नमी उपस्थित होगी वो या तो बर्फ के रूप में या तो जल के रूप में परिवर्तित होने लगेगी। यही संघनन होता है, और इस संघनन के लिए जरूरी है कि वो हवा ओसांक बिंदु तक को प्राप्त करे। ठीक है, तो इस तापमान को ओसांक बिंदु कहते हैं, जिस तापमान पर आर्द्रता सामर्थ्य निरपेक्ष आर्द्रता बराबर हो जाते हैं और जो है वायु संतृप्त होकर के संघनन क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यह जो संघनन है, यह संघनन आदर्श रूप में, ये जो आदर्श बिंदु होता है, उसांक बिंदु होता है, ड्यू पॉइंट होता है, यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है आदर्श रूप में उसांक बिंदु। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर उसांक बिंदु मिलता है तो वहां पे जो हवा में नमी है वो किसके रूप में परिवर्तित होगी? बर्फ के रूप में। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान का उसांक बिंदु है
तो वहां पे जो नमी है वो किस में परिवर्तित होगी, जल के रूप में। ठीक है ना। तो हम लोगों ने बात कर लिया संघनन पे, वो सांख्य बिंदु पे बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं संघनन के रूप। क्या होता है संघनन के रूप? संघनन कई तरीके से होता है। तो संघनन के रूप, संघनन को कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें पहला है ओस। आप लोग सुने ही होंगे शब्द ओस। ओस क्या है समझते हैं। देखिए, ये जो संघनन के रूप में है ना, इसमें ओस है, नाम लिख देता हूं मैं, पहले ओस है, फिर पाला है, अब कहते हैं पाला पड़ रहा है, फिर इसी में है कोहरा, कोहरा भी संघनन का ही रूप है, और फिर है बादल। ठीक है। तो ओस क्या है, सबसे पहले ओस की बात करते हैं हम लोग, है ना। ओस आप लोग देखे होंगे ठंडियों के मौसम में, सुबह सुबह आप या किसी भी मौसम में जो घास आदि पे कुछ नमी, सुबह सुबह उठते हैं तो कुछ छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, उसी को आप कहते हैं ओस, है ना। जब ज्यादा पड़ता है तो उसको कहते हैं कि आज ओस ज्यादा पड़ी है। तो कैसे है वो, संघनन का ही प्रकार है। कैसे? ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। तो जो, जब आप जानते हैं कि रात के समय में पृथ्वी का तापमान क्या होने लगता है, कम होने लगता है, पृथ्वी का तापमान कम होने लगता है, तो जो हवाएं हैं वायुमंडल में, हवाएं हैं वायुमंडल में, हवाओं, जब पृथ्वी का तापमान कम होता है तो वायुमंडल का भी तो तापमान कम होगा, है ना। वायुमंडल का तापमान कम होता है, उसी के कारण पृथ्वी पर भी तापमान कम होता है। ठीक है। तो मतलब यहाँ का तापमान कम हो रहा है वायुमंडल का, तो पृथ्वी का भी तापमान सतह का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब वायुमंडल का तापमान कम हो रहा है तो यहाँ पे जो हवा उपस्थित है उसका भी तो तापमान कम होगा। तो हवा का तापमान कम हो रहा है, मतलब हवा क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। जब हवा ठंडी होगी तो वो सतह की ओर आएगी, नीचे की ओर। और अभी हम आपको बताएं कि जब तापमान कम होता है तो जो आर्द्रता सामर्थ्य है वो क्या होता है, आर्द्रता सामर्थ्य भी कम होता है। मतलब अगर हवाएं ठंडी होंगी तो हवाएं ठंडी होने के कारण उनका आयतन कम होता है। आयतन कम होने से वो मैक्सिमम जितनी नमी ग्रहण कर सकती है उसकी मात्रा कम होती जाती है। मतलब वो अब जितनी ही ठंडी होती जाएंगी उतना ही कम वो नमी को धारण कर सकती है। जैसे ही ठंडी होती है उनमें नमी को, मैक्सिमम जो नमी धारण करने की क्षमता है वो क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन इस समय कुछ इनमें नमी उपस्थित रहती है जिसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और जब ये ठंडी होती जाती हैं और नीचे आती जाती हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये सतह के पास पहुंचती है, ठीक है, तो इनकी जो निरपेक्ष आर्द्रता है और आर्द्रता सामर्थ्य है वो क्या हो जाती है, बराबर हो। और इन हवाओं में जो नमी उपस्थित होती है, ठीक है, वो पृथ्वी के सतह पर बूंद बूंद के रूप में क्या होती है, विभिन्न वस्तुओं पर क्या होती है, बूंद बूंद के रूप में एकत्रित हो जाती है। जैसे घास पे आप अगर कपड़ा डाले थे तो उस पे कोई वस्तु रखी है, टेबल आदि, उस पर सुबह सुबह बूंद बूंद करके देखते हैं, वही क्या है, ओस कहलाता है। ठीक है। तो ओस कैसे बनता है हम समझ लिए, ठीक है ना। तो ठंडियों के मौसम में ओस का निर्माण होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियस सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तभी जल के रूप में है, ठीक है ना। ठीक है। यही जब संघनन 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर हो जाए, जो अभी उदाहरण आपको दिखाए हैं ओस वाला, यही जब 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर होता है, उसी को क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। क्या कहते हैं, पाला। तो जैसे अभी बताए थे ना कि हवा है, रात के समय में क्या होता है, उनका तापमान, वायुमंडल का तापमान कम होता है, हवाएं ठंडी होती हैं, नीचे की ओर बैठती हैं, है ना। ठंडी हवा का आर्द्रता सामर्थ्य घटता जाता है ना। आर्द्रता सामर्थ्य घटते घटते आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाता है तो उस पर वायु संतृप्त हो जाती है, वायु संतृप्त हो जाती है तो उसमें संघनन होने लगता है। संघनन जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर होता है
तो ये जो नमी अभी अभी यहाँ पे नमी जल की बूंदों के रूप में एकत्रित हुई थी सतह पे, यही जो नमी है सतह पे बर्फ के रूप में ऑब्जेक्ट पे इकट्ठा हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, पाला पड़ते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पाला कर कहते हैं, ठीक है ना। और इससे फसलों को बड़ा नुकसान होता है। जैसे हम आपको अभी बताए थे, एक पवन पढ़ाए थे, पर्वतीय पवन, पर्वतीय समीर, इसकी पिछली क्लास में पढ़ाए थे पर्वतीय समीर। तो देखे थे पर्वतीय समीर के कारण जो घाटियां होती है यहाँ पे पाला का विकास होता है ना। तो वो पाला ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। अगला जो इसमें हमको देखना है, कोहरा देखना है। कोहरा क्या होता है, कोहरा, कोहरा में, कोहरा में क्या होता है कि जो सतह है, सतह के आसपास कुछ धूल होता है। कोहरा आप लोग देखते होंगे, कोहरा सफेद सफेद ठंडियों में दिखाई देता है, और आस उसके आगे पीछे क्या है, दिखाई नहीं देती चीजें, धुंधली दिखाई देती हैं। तो वायुमंडल में हवा उपस्थित है सतह के पास, इसी हवा में बहुत सारे धूल के कण हैं, ये रेड वाले धूल के कण हैं। धूल के कण होते हैं, है ना, आसपास हवा में मिक्स रहते हैं। तो ठंडियों के मौसम में क्या होता है कि ये जो धूल के कण होते हैं ना, इन्हीं के आसपास, इन्हीं पे, इन धूल कणों पे ही जो वायुमंडल में उपस्थित नमी है वो क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। जो हवाओं में नमी आर्द्रता उपस्थित होती है वह इन्हीं धूल के कणों के चारों ओर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। तो कोहरा कैसे बना, कैसे है, मतलब हवा है, हवा में नमी है, धूल कण है ना। इन्हीं धूल कण पे हवा में जो उपस्थित नमी है जब एकत्रित हो जाती है, संघनित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं, ठीक है ना। तो कोहरे का निर्माण इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमको जो देखना है वह है बादल। और बादल में हम लोग बादल के प्रकार भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है बादल, क्लाउड। क्या है बादल, बादल का निर्माण कैसे होता है ना। अभी हम आपको जैसे बताए थे उसी उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की सतह है। हम आपको बताए हैं अभी, हवाएं जब गर्म होती हैं तो ऊपर की ओर उठती हैं। तो हवाएं जब गर्म होती हैं ऊपर की ओर उठ रही हैं, और हवाओं में क्या होता है, नमी होती है। यहाँ जो हवाएं हैं उनमें क्या उपस्थित है, नमी उपस्थित है, आर्द्रता है। और जितनी इनमें नमी है उसी को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। अब ये हवाएं जब ऊपर की ओर जाती हैं तो एक एक निश्चित तापमान पे, एक निश्चित तापमान पे क्या होती हैं, ये जो हवाएं हैं ये क्या हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती है। संतृप्त मतलब बता चुके हैं, संतृप्त मतलब कि इनपे जो निरपेक्ष आर्द्रता थी और जो सापेक्षिक आर्द्रता थी वो क्या हो गई है, निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य क्या है, बराबर हो गया है। और सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो गई है, 100% हो गई है। तो वायु क्या हो गई है, संतृप्त हो गई है। और संतृप्त होने वाला जो तापमान है उसी को उष्मांक बिंदु बताए हैं अभी। और इसी तापमान पर इनमें जो नमी उपस्थित है वो किसमें बदलती है, संघनन होने लगता है। और संघनन के रूप में ही जो जल या बर्फ, जो संघनन के रूप में हवा में उपस्थित नमी है या तो जल में या तो बर्फ के रूप में बदलती है, तो वो विशाल समूह बना लेते हैं, ग्रुप में इकट्ठा होता है। जो नमी है और जो जल, जो नमी है जल के रूप में बदल रही है या बर्फ के रूप में, वो विशाल समूह में इकट्ठा हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, ठीक है ना, बादल कहते हैं। कैसे बादल बना, जो हवाएं हैं ऊपर की ओर उठती हैं और एक निश्चित तापमान पर उनका जो आर्द्रता सामर्थ्य है, निरपेक्ष आर्द्रता है, बराबर हो जाती है। ऐसे में वो हवाएं संतृप्त हो जाती हैं और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और संघनन की प्रक्रिया में ये जो नमी है वो पानी के रूप में या फिर बर्फ के रूप में बहुत सारा इकट्ठा होता जाता है, उसी को आप बादल कहते हैं। तभी
वो आप देखते हैं उनका कलर आदि बदलता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए दिखाई देते हैं बादल, है ना, आकाश में, उसको बादल कहते हैं। ठीक है, ये बादल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं, मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, और कई तरीके के नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख, एक वर्षा कपासी बादल होता है, कपासी, और एक होता है वर्षा स्तरी बादल। वर्षा कपासी बादल और वर्षा स्तरी बादल। वर्षा कपासी बादल का निर्माण कैसे होता है, जल्दी से समझते हैं। अभी जैसे हम आपको उदाहरण बताए हैं, हवाएं हैं यहाँ पे, है ना, पृथ्वी की सतह है ये हवा है, और इस हवा में कुछ नमी उपस्थित है जिसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जो नमी इस समय पर हवाओं में यहाँ पे उपस्थित होगी। ठीक है, अब यह निरपेक्ष आर्द्रता वाली हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती हैं हवाओं का तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना, और एक ऐसा निश्चित तापमान पे पहुंचती है जिसको उष्मांक बिंदु कहते हैं, और उस निश्चित तापमान पर इनका जो आर्द्रता सामर्थ्य है और जो निरपेक्ष आर्द्रता है बराबर हो जाती है, वायु संतृप्त हो जाती है। ठीक है, वायु संतृप्त हो जाती है, और संतृप्त होने से संघनन शुरू हो जाता है। जब संघनन शुरू होता है तो जो हवाओं में उपस्थित नमी है वो अपना रूप बदलता है। जैसे हवाओं के रूप में क्या उपस्थित है, नमी उपस्थित है। नमी क्या है, जलवाष्प है। जल को जब आप गर्म किए थे, पानी को जब आप गर्म किए थे तो वो भाप के रूप में बना था। ठीक है, मतलब पानी को गर्म किया, गर्म करना मतलब इसको ऊर्जा दिया, तो जब आप पानी को ऊर्जा दिए तब ये क्या बना, भाप बना, भाप बना। तो जब यह भाप से पानी बनता है ना, तो ये ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, एनर्जी रिलीज करता है। बात को समझिएगा यहाँ, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी को ऊर्जा देते हैं, पानी को जब ऊर्जा देते हैं तो वह पानी अपना रूप बदल देता है, किसमें, भाप में। ठीक है, तो पानी से भाप बनाने के लिए आपको ऊर्जा देना पड़ा था। ठीक है, इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। लेकिन जब यही भाप ठंडा होगा अपने से, और ठंडा होकर के पानी में बदलेगा, तो भाप जब पानी में बदलेगा तो इससे ऊर्जा जो आप पहले दिए थे वो क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, संघनन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, संघनन की गुप्त। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हवाएं ऊपर उठ रही थी, तापमान कम हुआ और एक ऐसा तापमान मिला जहाँ की संघनन शुरू हो। जब संघनन शुरू होता है तो सबसे पहले जो जल के रूप में मान लीजिए एकत्रित हुई कुछ चीजें, तो जब यह नमी, यहाँ देखिए, आप समझिए, ये भाप किस में बदला, जल में बदल के जल के रूप में इकट्ठा हो गया, उसी को बादल कह रहे हैं। तो जब ये भाप से बादल बना, नमी में जो भाप है वो पानी में बदला, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है ये बनने के क्रम में, जिससे जो आसपास की हवाएं हैं वो और गर्म हो जाती हैं। जब वो और गर्म होती है तो और ऊपर जाएंगी, तो गर्म होकर के ऊपर जाती है तो फिर यही क्रिया संपन्न होगी, फिर एक ऐसा तापमान होगा जहाँ पे ये फिर से संघनन होगा और फिर बादल बनेंगे, फिर कुछ एनर्जी उत्पन्न होगी, फिर ये गैसें गर्म होंगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे। तो इस तरीके के जो बादल होते हैं जो एक के ऊपर एक बनते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, वर्षा कपासी बादल। वर्षा कपासी बादल। ठीक है, ये जो वर्षा कपासी बादल है ये खड़े ढाल पे बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है वो ऐसा है एकदम खड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, हवाएं जो है ऊपर उठती जाती हैं और इस तरीके का बादल जो है वर्षा कपासी बादल क्या है, बनता चला जाता है। ठीक है, अगला जो है वर्षा स्तरी बादल देखते हैं, जैसे अभी समझे थे वैसे। वर्षा स्तरी जो बादल होते हैं वो ढाल नुमा वाले पर्वतों के किनारे बनते हैं। जैसे ये देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्र है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं,
तो गर्म होके ऊपर उठ रही है और एक निश्चित तापमान इनको मिलेगा जहां पे ये हवाएं क्या हो जाएंगी, संतृप्त हो जाएंगी, मतलब इनमें संघनन शुरू हो जाएगा। जब इनमें संघनन शुरू हो जाएगा तो जो इनमें नमी है वो बादल बनने लगेगा, मतलब नमी जो है जल के रूप में बदलने लगेगी तो बादल बनेगा। फिर कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होगी जो अभी बताए थे, जिससे कुछ हवाएं गर्म होगी, वो फिर ऐसे चलने लगेगी। तो इसमें कुछ इस तरीके का बादल बनता है, स्तरी बादल, है ना, वर्षा स्तरी बादल, वर्षा स्तरी बादल बनते हैं। ठीक है। कपासी में क्या होता है कि एक के ऊपर एक बादल बनता है, ठीक है, कपासी में। जबकि वर्षा स्तरी में क्या होता है, बाकी सब सेम ही प्रक्रिया रहती है, बस ये एक सीढ़ियों के रूप में जैसे होता है वैसे बनते हैं, इसीलिए स्तरी कहते हैं। बाकी प्रोसेस वही है कि हवा जो है वो पहले ऊपर उठती है तो उनमें जितनी निरपेक्ष आर्द्रता है निश्चित तापमान पे, जब ऊपर जाती है तो तापमान कम होता है तो उनका आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या होता है, कम होता है, और वहां वो संघनन होता है। संघनन प्रारंभ होता है तो जो नमी है वो जल के रूप में बदलती है और ऐसे में कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होती है जिसको कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। और यह संघनन की गुप्त ऊष्मा जब उत्सर्जित होती है तो इसके कारण क्या होता है, बादल बन, और जो हवाएं हैं आसपास की गर्म होकर के और ऊपर जाती हैं, ऐसे बादलों का निर्माण होता है, उन्हें वर्षा कपासी कहते हैं। और जो स्तरों में निर्माण होता है सीढ़ियों की तरह, वैसे उसको क्या कहते हैं, वर्षा स्तरीय बादल कहते हैं। ठीक है। अब हमको बात करना है वर्षा और वर्षा के प्रकार के बारे में, तो इसके बारे में कल बात करेंगे।